हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त हैं? बताइए फटाफट, कैसे हो आप सब? ऑल गुड, जबरदस्त हैं? चलिए ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आज का लेक्चर काफ़ी खास रहने वाला है, जिसमें हम अगेन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, है ना? हम ये कवर करने वाले हैं भाई। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए, बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू होता है ना बेटा, ध्यान देना, जो हीट हम सप्लाई करते हैं या जो हीट निकलता है ना, सिस्टम से, है ना, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन डेल्टा टी के, सॉरी, है ना। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट बैठ जाता है सी, है ना, और यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू देखूंगा तो ये आता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी। दिस इज नोन एज बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप कवर किए होंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़े होंगे, है ना, और क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कवर किए होंगे। वैसे यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी, बस अंतर यही है कि हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करते हैं, वहाँ पे हम मास के लिए बात करते हैं। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, लैंग्वेज में कैसे लिखूँगा कि व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? देखो समझना इसको ध्यान से। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, है ना। तो सी डेल्टा क्यू के बराबर कब होगा? जब एन की वैल्यू कितना हो जाए? 1, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाए? 1। यानी मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 यूनिट टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बस सिंपल। यानी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है भाई, है ना, दिस इज नथिंग बट, ध्यान रखिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी is the amount of heat required, is the amount of heat required to raise, है ना, to raise unit temperature of 1 mole ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। तो देखिए ये स्कूल के लिए ध्यान रखिएगा, ये स्कूल के लिए, बाकी तो फार्मूला हम ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा क्यू बेसिकली किसके बराबर है? एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी, यही याद रखिएगा, एन सी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। क्लियर है भाई? चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जो सी है ना, that depends on the process. Why it is so? Because it depends on delta q, and delta q depends on process. Delta q is a path function, है ना, not a what position function, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ, है ना, चूंकि c depends on what? Depends on process. c depends on process. तो ऐसे तो बेटा देखो कई सारे प्रोसेस है, लेकिन मेनली हम जो कवर करते हैं वो 2 प्रोसेस की बात करते हैं। 2 नहीं, चलो 3 ले लेते हैं।
पहला कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं उसमें सारा प्रोसेस हमारा कवर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करूं, समझिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, and if volume is constant it means work done is what, work done is what, work done is equal to 0. hence I can say, ध्यान रखिएगा, hence I can say delta q is nothing but delta u, and c किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा q अपॉन में n डेल्टा t, thus डेल्टा u अपॉन में क्या हो जाएगा, n डेल्टा t, है ना। एंड व्हाट इज डेल्टा यू, एन एफ आर डेल्टा टी बाई, है ना, क्या था डेल्टा, यही था ना डेल्टा यू, एन एफ आर डेल्टा टी बाई वॉट 2, ठीक है। और ये हम एन डेल्टा टी लिख दिए, ध्यान रखना, व्हाट इज डेल्टा यू, यही था ना एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो व्हाट यू विल ऑब्टेन, डेल्टा टी खत्म, एन से एन खत्म, यानी दिस इम्प्लाई दैट वैल्यू ऑफ सी इज नथिंग बट एफ आर बाई 2, ध्यान रखना, एफ आर बाई 2। अब देखिए चूंकि यहाँ पे हम आइसोकोरिक प्रोसेस लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा ना सफिक्स यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम भी लिख देते हैं, सी भी। सी भी क्या इंडिकेट कर रहा है, सी भी इंडिकेट्स, है ना, कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अरे सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी बेटा, तो है ना, हो जाता है कभी, है ना, स्लिप ऑफ टंग। तो खैर, अब एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, बच्चे पूछते हैं कि सर चाहे प्रोसेस कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस चाहे कोई भी हो, जब हमसे डेल्टा यू निकाला जाता है सर तो एक ही फॉर्मूला बनता है, एन सी भी डेल्टा टी। देखिएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, एन एफ आर, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एन आर डेल्टा टी बाई 2, हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, बाई 2, है ना, यही लिखते हैं एन एफ आर, है ना, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से, सी भी किसके बराबर है, एफ आर बाई 2, यानी एफ आर बाई 2, इसको ऐसे लिखते हैं एफ आर एन डेल्टा टी बाई 2, हाँ ठीक है, 2 को भी यहाँ लिखो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया हम, और कुछ नहीं। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी हमने निकाला है एफ आर बाई 2 क्या है, व्हाट इज एफ आर बाई 2, तो सी बी यानी डेल्टा यू क्या निकल के आता है, यह आ जाता है ना, सी बी एन डेल्टा टी, है ना, सी बी एन डेल्टा टी। तो बच्चा ये कहता है कि सर हमेशा चाहे प्रोसेस, जैसे आगे से मैं जब भी मुझे डेल्टा यू कैलकुलेट करना होगा ना तो मैं सी बी कैलकुलेट करूँगा, और सी बी कैलकुलेट करने के बाद से फॉर्मूला यूज कर लूँगा एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू निकालने का यही तरीका है। और कैसे आता है, ये मैथ से आता है बेटा, एक्चुअली इसका रियल फॉर्मूला तो ये है। अब चूंकि हमने सी बी निकाला तो हमने देखा एफ आर बाई 2 के बराबर ही है, इसलिए हम चेप देते हैं शॉर्टकट में, समझ रहे मेरी बात, है ना। तो चाहे आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोई भी प्रोसेस हो, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा यू, यू कैन यूज एन सी बी डेल्टा टी और यू कैन यूज एफ आर एन डेल्टा टी बाई 2, ओके। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, सीपी, आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस, अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो इसमें प्रेशर क्या होता है बेटा, हमारा कांस्टेंट, एंड दिस इम्प्लाई दैट जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, या तो पी डेल्टा भी यूज करो या नहीं तो एन आर डेल्टा टी यूज करो, एन आर डेल्टा टी। अब देखिएगा, है ना, अगेन हम एक और चीज़ जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस में वर्क डन,
है ना, अपॉन में एन डेल्टा टी, तो इधर लिख दिया एन डेल्टा टी, इधर लिख दिया एन डेल्टा टी। अब आप ही बताइए बेटा ये वाला टर्म किसके बराबर है, ये वाला टर्म किसके बराबर है, अभी हमने निकाला देखो, डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी किसके बराबर आ गया, एफ आर बाई टू, जो कि किसके बराबर है, सी बी के बराबर। तो ये तो हो गया हमारा सी बी, है ना, नहीं नहीं ये नहीं हुआ सी बी, तो यहाँ से हमारा सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया सी बी प्लस में, अब वर्क डन का फॉर्मूला लिखिएगा एन आर डेल्टा टी, अपॉन में आ जाएगा बेटा एन डेल्टा टी, तो ये ख़त्म, देखिए ख़त्म, यानी बेसिकली यहाँ से सी इक्वल टू कितना आ गया, सी भी प्लस में आर, या एफ आर बाई टू प्लस में आर। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज कर लेंगे, पी पी पी, तो यानी सी पी इक्वल टू क्या है, सी बी प्लस आर, या आप ऐसे यूज कर रखिए एफ आर बाई टू प्लस आर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए फटाफट, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए भाई, एक बार बेटा मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी, है ना, एक बार कमेंट करके बताओ कि आया कि नहीं आया आपको। बताइए फटाफट। कमेंट करके मुझे बता दीजिए फटाफट, आया या नहीं आया। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, मुझे बताओ फटाफट। चलो अब आओ इधर देखते हैं, आइए। चलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भाई, कौन सा प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मैं बात करूँ ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगेन क्या है, याद कीजिए क्या था भाई, याद है पी भी का पावर एक्स इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, ऐसा ही था। और इसमें हमने वर्क डन जो निकाला था ना, वर्क डन, जहाँ तक मुझे याद है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, या पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल वी फाइनल, पी वन वी वन अपॉन में क्या था, वन माइनस का एक्स, ये था। यानी यहाँ से हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन में वन माइनस का एक्स, यानी यहाँ से डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू प्लस में वर्क डन, यानी यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। अब आगे डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या होगा, सी की वैल्यू होगा डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी, मैं आगे लिखता हूँ रुको, देखना यहाँ से मैं लिख दूंगा बेटा, सी का वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, एन डेल्टा यू प्लस में व्हाट, वर्क डन अपॉन में एन डेल्टा टी, यानी फिर से हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन में एन डेल्टा टी प्लस में वर्क डन अपॉन में एन डेल्टा टी, ठीक है। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया सी भी, यहाँ कितना आया था हमारा। अच्छा इसको एक और चीज़ देखना, ध्यान देना, इसको लिख ही देते हैं, नहीं ठीक है लिख तो दिए, वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन में क्या आ गया, एन डेल्टा टी, बेटा देख तो ये कट गया, देख
तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी भी प्लस में आर, अच्छा इधर है 1 माइनस एक्स, आर अपॉन में 1 माइनस एक्स, देखो ये, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात भाई नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग, बोलिए ना फटाफट, समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आइए देखो एक और चीज़ बेटा ध्यान रखना, सी पी माइनस सी भी जो होगा ना वो आर के बराबर होगा। सी पी माइनस सी भी जो होगा आर के बराबर होगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, देखो सी पी इधर लेकर आओ आर के बराबर, इसको कहते हैं मेयर्स इक्वेशन, दिस इज नोन एज बेटा मेयर्स इक्वेशन, दिस इज नोन एज बेटा मेयर्स इक्वेशन, ये कहलाता है बेटा मेयर्स इक्वेशन, क्या कहलाता है, मेयर्स इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ बेटा, एक टर्म डिफाइन हम कर रहे हैं यहाँ पे, एडियाबेटिक रेशियो, एडियाबेटिक बेटा रेशियो, देखो तो एडियाबेटिक जो रेशियो है वो हो गया गामा, ये होता है सी पी बाई सी बी, सी पी बाई सी बी, और सी पी का वैल्यू अभी हमने निकाला था, सी भी प्लस में क्या था, आर अपॉन में किसके बराबर हो गया, सी भी, यानी ये कितना होगा 1 प्लस आर अपॉन में सी भी का वैल्यू कितना होता है एफ आर बाई टू, यानी इसका वैल्यू रखोगे एफ आर बाई टू तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, सी पी बाई सी बी याद रखिएगा, एडियाबेटिक कांस्टेंट यानी गामा हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। क्या डिफाइन किया है, गामा, ध्यान रखिए क्या डिफाइन कर दिया बेटा, गामा, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। चलिए समझते रहिएगा बेटा, बताइए कोई डाउट है तो, एनी डाउट लेट मी नो, एनी डाउट लेट मी नो। हम्म, चलो चलिए बेटा, आइए देखिए तो, कोई डाउट है तो बताना, एनी डाउट, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आइए। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा टेबल मैं बना देता हूँ, है ना, अलग अलग गैस होगा, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे, फिर सी बी का वैल्यू लिख देंगे, फिर हम सी पी का वैल्यू लिख देंगे, फिर हम गामा की वैल्यू लिख देंगे। देखिए सीक्वेंस नंबर है ना, 1 2 3, गैस कौन सा लेंगे हम, तो इसमें मोनो एटॉमिक, इसमें बेटा हमारा क्या हो गया डायटोमिक, और नॉन लीनियर लीनियर ट्राइएटॉमिक, लीनियर ट्राई एटॉमिक, लीनियर ट्राई एटॉमिक, और ये हो जाएगा नॉन लीनियर
ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। और यह आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 6। ठीक है, यह आ गया सी भी, ये हो गया हमारा। अब देख लो फॉर्मूला क्या होता है, FR/2, तो रख दो 3R/2, 5R/2, और ये कितना हो जाएगा 3R। ये हो गया CP, जो कि क्या होता है CV + R, इसमें R जोड़ते जाओ तो ये हो जाएगा 5R/2, ये हो जाएगा 7R/2, और ये कितना हो जाएगा 4R। और क्या आ गया एडियाबेटिक रेशियो यानी गामा, ये होता है CP/CV। अब एक काम करो, इसको इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 5/3, 7/5 और 4/3। ठीक है, यानी ये कितना है भाई, ये 1.33, ये 1.4 और ये कितना 1.6। देखो मोनोटॉमिक का सबसे ज़्यादा, फिर डायटोमिक, फिर ट्राइटोमिक। ठीक है, क्लियर है। तो ये टेबल याद रखिएगा, काम का है, यूज होगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं भाई। ये क्वेश्चन कीजिए और मैं आपको दूंगा 3 मिनट का टाइम, है ना, या 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट। बताइए फटाफट, 2 मिनट का वक्त है, बताइए। बेटा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका कमेंट सेक्शन जो है वही देख रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना आप। लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो आओ देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहे बाइसाइकिल टायर इज फिल्ड विथ एयर हैविंग प्रेशर ऑफ 270 किलो पास्कल एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर दे रखे हैं 270 किलो पास्कल, और बेटा हमें टेम्परेचर दे रखे हैं 27 डिग्री सेल्सियस, ये दिया है। द अप्रॉक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज टू, यानी ये इनिशियल था, ये हमारा फाइनल कितना हो गया टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं फाइनल प्रेशर बताइए। अब देखिए आपको ना प्रोसेस को पहचानना होगा, ध्यान रखिएगा प्रोसेस को पहचानना होगा। जैसे टायर है, आप देखिएगा है ना, एक बार आप हवा उसमें डाल देते हो तो एक सर्टेन वॉल्यूम तक वो पहुंचता है, अपना जो भी उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, उसके बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है, प्रेशर बढ़ता है। शुरू में जब आप हवा भरते हो ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आप देखते होंगे, है ना। तो उसकी वॉल्यूम धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर आप भरते जाओ, ठीक है। तो ओनली प्रेशर इंक्रीजेज, यानी ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। सो प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ठीक है। हम तो आइसोकोरिक अगर प्रोसेस हो गया,
यानी भी कांस्टेंट हो गया, और हम जानते हैं कि पी भी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, यानी पी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर बाई भी, यानी दिस टर्म इज कांस्टेंट, है ना। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम उसमें एक्स्ट्रा गैस फिल करेंगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा गैस नहीं फिल कर रहे, केवल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, केवल टेम्परेचर बेटा बढ़ा रहे हैं। तो केवल टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, समझ रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स, आर फिक्स, भी फिक्स, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी पी बाई टी क्या हो गया हमारा, पी बाई टी हो गया कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक शानदार बेटा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे जब आप ड्राइव करोगे ना हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे, तो होता क्या है ना कि अब टायर घिसता है, तो टायर घिसने की वजह से उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना, जैसे अगर आपने प्रेशर जो भरवा रखा है, मान लो टायर के अंदर वो 30 PSI है, यूनिट है बेटा, ध्यान रखना। तो जब आप ड्राइव करते हो तो वो सपोज करो जो भी आप भरवा रखे ना उसे वो इंक्रीज हो जाएगा, 33 किया है तो 35, 36, 37, 38, और लगातार चलाते रहोगे तो वो काफ़ी बढ़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब हम ड्राइव करें तो 100-200 किलोमीटर के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए टायर को कूल डाउन होने के लिए, और जब वो कूल डाउन होगा तो फिर उसका प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा, है ना, लो हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कि P इनिशियल अपॉन में T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन में T फाइनल। देखो, ऐसे लिखने से फाइनल एक फ़ायदा है कि वो ये है कि जो प्रेशर दे रखे इनिशियल कितना दे रखे हमारा 270, तो यहाँ किलो पास्कल रखो, ध्यान रखना यहाँ किलो पास्कल, तो इधर भी जो आएगा वो किलो पास्कल में ही आएगा, और टेम्परेचर इनिशियल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे ना डिग्री में मत रख देना, डिग्री में मत रख देना टेम्परेचर, डिग्री में रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। तो इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, 273 क्या करना होगा, ऐड। अब आप बात आएगा सर यहाँ डिग्री रख दो, यहाँ डिग्री रख दो, बात तो बनी जाएगी। एक्चुअल में जैसे मतलब मैंने बोला ना यहाँ किलो पास्कल तो यहाँ किलो पास्कल, तो बोलोगे यहाँ डिग्री रखो, यहाँ डिग्री रखोगे तो सर बात बन जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें किलो पास्कल के लिए मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट के लिए ऐड करते हो। तो मल्टीप्लिकेशन केस में रेशियो सेम रहता है, एडिशन केस में ऐसा थोड़े है। तो मैं लिख दूंगा 27 + 273 अपॉन में, है ना, 36 प्लस में 273, तो यहाँ से P फाइनल किसके बराबर होगा, 270 इंटू, अब ये ऐड करते हैं 639, 639 73 10, 639 73 10 309 अपॉन में ये कितना आएगा 10 से 10 3, तो ये हो गया हमारा कितना आ गया, देखो तो ये एक से एक ख़त्म। तो लगभग लगभग जो है ना, लगभग लगभग जो है, अब इसको कटाते हैं ना, ये आ जाएगा 90, है ना, ये हो जाएगा 9, नहीं नहीं, ये 90 नहीं होगा, ये 3 1 जा 3, ये 9, तो 9 9 जा कितना आएगा भाई, यहाँ से 9 9 जा 81, 8 8 9 3 27, तो 278.1 पास्कल, 278.1 पास्कल ये होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, बोलो क्लियर है, चलिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए, ये कीजिए, 2 मिनट का वक्त देते हैं, कीजिए।
चलो बोलो फटाफट। चलो आ देखते हैं भाई। कह रहे एट अ सर्टेन टेम्परेचर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर अ गैस इज 8, है ना। देखो, द गैस परफॉर्म्स 150 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपांड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस विल बी। देखिए ध्यान से, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया बेटा, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे 8, ठीक है। और वर्क डन कितना दे रखे, द गैस परफॉर्म्स वर्क डन दे रखे बेटा 150 जूल, 150 जूल ये दे रखे वर्क डन, ओके। व्हेन इट एक्सपांड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, व्हेन इट एक्सपांड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो हम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे। देखिएगा डेल्टा क्यू इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा क्यू इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। देखो ये डायरेक्ट हम ये भी यूज कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट यूज कर, नहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। तो एक काम करता हम ये यूज कर लेते हैं, क्या चीज, एन डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। अच्छा ये वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होगा, एन आर डेल्टा टी के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा एन आर डेल्टा टी के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं डेल्टा क्यू लिख सकता हूँ, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, एफ एन आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस में वर्क डन, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी किसके बराबर है ना 150, और एफ की वैल्यू कितना हो गया 8, तो 8/2 इंटू 150 प्लस में वर्क डन किसके बराबर है भाई 150। अब यहाँ से अगर देखिएगा ध्यान से तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 15 इंटू 4 600 प्लस में 150, तो यहाँ से डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा 750 जूल, 750 जूल ये हो जाएगा 750 जूल। क्लियर है, बस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिएगा जो भी डाउट है बताइएगा ज़रूर, ये कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूर करना बेटा जो मैं समय दे रहा हूँ, अदरवाइज सब बेकार चला जाता है बेटा, ध्यान रखना।
चलो चलो बेटा देखते हैं, आओ। कह रहा है मोनो एटॉमिक गैस परफॉर्म्स अ वर्क ऑफ Q by 4 वेयर Q इज द हीट सप्लाई टू इट, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी, है ना, विल बी दिस आर ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट। देख बेटा बहुत सिंपल, C की वैल्यू क्या होगा हमने बताया अभी, C भी प्लस में क्या चीज़ आर अपन में 1 माइनस एक्स, या तो ये यूज कर लो नहीं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो मुझे लग रहा है ये यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने एक्स के बारे में कोई कमेंट किया नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है मोनोटॉमिक गैस परफॉर्म्स इतना वर्क वेयर क्यू इज द हीट सप्लाई टू इट, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी। तो हम ना एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन Q बाई 4 है भाई, चलो समझ में आ गया। मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रही है तो वर्क डन आ गया, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, है ना, डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू हो गया हमारा Q माइनस का Q बाई 4, यानी इतना हीट सप्लाई किए, ये वर्क डन है तो घटा दिए, यानी डेल्टा यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 3Q बाई 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा एफ एन आर डेल्टा टी बाई 2, है ना, एफ बाई 2 एन आर डेल्टा टी बाई 2, यही होगा ना। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मोनो एटॉमिक है तो 3, यानी 3Q बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 2 एन आर डेल्टा टी, यानी यहाँ से एन आर डेल्टा टी जो है ना वो हो जाएगा 2 2 जा 4, ये ख़त्म, 3 3 से ख़त्म, यानी Q बाई 2, है ना, ये एन आर डेल्टा टी आ गया, एन आर डेल्टा टी, क्लियर है। अब ये क्यों निकाल रहे हैं आपको समझ आ जाएगा अभी। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू तो हमें पता है कि कितना हीट सप्लाई कर रखे, ये पता है हमें, ये पता है, लेकिन एन डेल्टा टी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ से आ गया एन डेल्टा टी का वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि C इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन में एन डेल्टा टी, यानी Q अपॉन में एन डेल्टा टी का मतलब हो गया Q बाई 2, है ना, Q बाई 2, है ना, R, ध्यान रखिएगा ये, तो यानी ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2R, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर से बताता हूँ समझना, C क्या वैल्यू देखो, ये यूज करो ये यूज करो, मैंने बोला ये हम यूज नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू नहीं पता है भाई, ये हमें क्वेश्चन देख के पता चला, ऑब्जर्वेशन से पता चला, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू क्यू के बराबर दे रखे, लेकिन एन डेल्टा टी के बारे में कोई कमेंट है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि ये काम करते हैं यार, डेल्टा यू निकालते हैं और डेल्टा यू में एन डेल्टा टी घुसेड़ देंगे, है ना, देख लेंगे क्या है। तो ये हो गया वर्क डन Q बाई 4 डेल्टा यू आ गया। अब ये फॉर्मूला यूज किया है बाई 2 एन आर डेल्टा टी, तो यहाँ से एन डेल्टा टी हमें निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे हैं, तो निकाल के वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया करेक्ट। चलिए ये बताइए, बताइए फटाफट।
चलिए आइए देखते हैं। कह रहे द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ ए रिजिड डायटोमिक गैस, है ना, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन नो वर्क इज डन इज वर्क डन 0 है। ओके, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, डेल्टा यू, और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, एन सी बी डेल्टा टी, है ना, और एन सी बी किसके बराबर होता है, एफ आर बाई 2 डेल्टा टी। बस कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन 4 मोल डायटोमिक है तो कितना होगा 5/2 आर। डेल्टा टी कितना हो गया, 50 में से 0 गया 50, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 500 आर, 500 आर, 500 आर, दिस इज इट 500 आर। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्लियर है, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना बेटा, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए 3 मिनट लो, लेकिन बताओ ज़रूर, करो ज़रूर। हाँ जी, कीजिएगा ज़रूर। कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ जी, चलिए कीजिएगा ज़रूर। चलिए जल्दी। आओ बेटा आओ, आओ देखते हैं, सुनो। देखो कह रहे थे इंटरनल एनर्जी यू, प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड है। यू इक्वल टू 3 PV प्लस 4 द गैस इज, बताना है पॉलीएटॉमिक, आइदर मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक ओनली। तो चलिए देखते हैं यार, तो हम ये बता कैसे पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे,
है ना। काम करते हैं, इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो डी यू इजक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3p/dv प्लस में 3v/dp। चेन रूल ध्यान रखना, किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0, है ना। और अब आगे इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से डी यू इजक्वल टू हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, p/dv प्लस v/dp। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी यू इजक्वल टू 3p/dv को डी यू लिख देते हैं और v/dp लिख देते हैं इसको। सॉरी, ये वर्क डन हो गया। ये क्या गया हमारा, वर्क डन। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, है ना, वर्क डन। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं आ रहा है, ये तो कंफर्म है कि स्टैंडर्ड कोई इक्वेशन नहीं आ रहा है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आ नहीं रहा है, तो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक में से कुछ दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो हम डायरेक्ट ऐसे पॉलीटॉमिक बता सकते हैं, मतलब कोई स्टैंडर्ड चीज़ तो बन नहीं रहा है। अगर बनता तो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक में से आता कुछ, है कि नहीं। और थोड़ा सोच लेते हैं कि और कुछ हो सकता है क्या, है ना। तो और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता कि मेरी जान चली जाए। देखो मुझे तो लग रहा है यहीं से हम बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीएटॉमिक प्रोसेस है ना। डायरेक्ट यहीं से बता सकते हो बेटा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कुछ बन नहीं रहा है। जब स्टैंडर्ड कुछ नहीं बन रहा है तो पॉलीएटॉमिक ही होगा भाई, है ना। ठीक है, चलो ये बताइए, कीजिए, 2 मिनट का वक्त देते हैं। हाँ,
चलो आ जाओ, आओ देखते हैं बेटा। कह रहे 7 मोल ऑफ सर्टेन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 40 K एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, N 7 मोल है ना। मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक ये कह रहे हैं, यानी यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया हमारा कितना 3। टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 40 K एट कांस्टेंट प्रेशर। P बेटा हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये इंफॉर्मेशन है। द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस इज गिवन। देखिए अब डेल्टा यू किसके बराबर होता है, अगेन है ना, एन सी भी, डेल्टा टी और सी बी का वैल्यू कितना होगा, एन की वैल्यू तो 7, सी बी कितना हो जाएगा, मोनोटॉमिक है तो 3R/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इंक्रीज ऑफ कितना टेम्परेचर है 40 केल्विन। तो ये तो बहुत इजीली आ गया यार, 20 तो 21 इंटू 2 42 इंटू आर। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इजक्वल टू 420 इंटू आर। आर की वैल्यू कितना होगा 8.3। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा यू आएगा 420 इंटू 8.3 है ना। अब ये क्या हो गया देखो तो, मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स देख लेते यार। 420 है ना, 3200, 3200 से ज़्यादा होगा, 3200 से ज़्यादा है 3486। देखो 3486 सिंपल, 3486 आप करोगे तो यही आएगा अप्रॉक्स। ठीक है चलो, आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा, क्लियर है। ये कीजिए, ये शायद कर चुके हम लोग, रहने दो। हाँ ये करो, कीजिए बेटा फटाफट। हाँ जी चलिए बेटा ये देखिए, है ना, कह रहे हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू अ डायटोमिक गैस अलाउइंग द गैस टू एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर से कांस्टेंट प्रेशर, ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेट्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट। ठीक है, मतलब ऑसिलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है। द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, है ना, डायटोमिक गैस अलाउइंग द गैस। तो डेल्टा क्यू जो दे रखे हैं 735 जूल, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखे तो ये हो गया एन सी पी डेल्टा टी।
है ना, और गैस डायटोमिक दे रखे हैं, है ना, यानी यहाँ से हम इक्वेशन निकाल ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो NCP का वैल्यू कितना होगा भाई, डायटोमिक के लिए होता है 7R/2, 5 तो हो गया हमारा क्या चीज़, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हो जाएगा 7R/2 इंटू डेल्टा टी, यानी 735 इंटू का 2 अपॉन में R, 7R, चाहे R उधर रखते हैं, अपॉन में 7NR डेल्टा टी, यानी यहाँ से हमारा जो आएगा देख लीजिए, 7 1 जा 7, 0 7 5 35, तो ये कितना आ गया हमारा 10, 210, तो ये आ गया NR डेल्टा टी कितना हो गया 210। ओके, अब हमसे पूछा क्या, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी, यानी डेल्टा यू इक्वल टू CV कितना हो जाएगा 5R/2, यानी 5/2 NR डेल्टा टी। देख लीजिए यहाँ से डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा 5/2, और ये किसके बराबर 210, है ना, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 550 25, 525 525 जूल। देख लीजिए सिंपल। तो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो चीज़ें हम ना क्या कर रहे हैं, जो गिवन डेटा उसके साथ खेल रहे हैं ताकि जो पूछा गया वो निकाल सके। खेलने का मतलब ये हुआ कि जो पूछा गया मान लीजिए उससे हम रिलेट कर रहे हैं, बस। यहाँ पे कुछ कमेंट आया हुआ है, आंसर 750, सर प्लीज़ शो दी ऑप्शंस, 750 बेटा, ठीक है। क्लियर है भाई, देख लीजिए। नेक्स्ट ये बताइए, आइए देखते हैं बेटा, देखो तो कैसे करेंगे। कह रहे द प्रेशर ऑफ ए गैस चेंजेज लिनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम A to B एज shown in figure. If no heat is supplied to or extracted from the gas, then change in the internal energy of the gas will be, change in the internal energy of the gas will be, कह रहे हैं कि if no heat is supplied to or extracted from the gas, then change in the internal energy of the gas will be। देखिए अब समझिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब ये हो गया जीरो, यानी दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, पी वर्सेस भी अगर ग्राफ दे रखे तो
इसका एरिया, इसका एरिया, और ये क्या है, ट्रेपेजियम। ये पैरेलल साइड्स हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना, देखिएगा ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि चूंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया यानी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी ये 50 और ये कितना है, ये तो बीच में दे रखे हैं क्या, ये है क्या या 10 है, क्लियर नहीं है बेटा। चलो मैं 15 ले लेता हूँ, देख लेंगे, है ना, ये 15 ले लेते हैं। तो ये हो गया 50 प्लस में 15 किलो पास्कल या 10⁻³ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया 200 से 50 क्या कितना हुआ 150 सीसी है बेटा, तो 10⁻- का कितना होगा 6। और ये देखो तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो हमारा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो गया 75 इंटू 150, जीरो कितना है 0 2 3 2 5, एक ही कट जाएगा, तो 6 10⁻6 में से 10⁻1 बच जाएगा, तो 75। तो जो हमारा वर्क डन आएगा डैट इज नथिंग बट हाफ इंटू कितना आ जाएगा 75 इंटू, है ना, 75 इंटू 15 इंटू 10 पर कितना आ जाएगा -1। देखो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, लगभग आंसर निकाल के देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हो जाएगा 7.5, तो 75 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻1, यानी यहाँ से वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, ये देखोगे तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.75, है ना, 0.75। 0.75 का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये हटा के अगर 100 बैठा देंगे तो 4 3, ठीक है, 4 और 3, तो ये 4 से कटाएंगे तो 4 1 जा 4, 32 4 सत्ते 28, यानी वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 7 3 जा 21, 8 3 का 24, 25 26, 56.1 जूल, ये होगा -56.1 जूल, -56.1 जूल, -56.1 जूल। अब देखिएगा वो नेगेटिव लगा हुआ है ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा -56। देखो अब मुझे लग रहा है कि आंसर इसलिए नहीं मैच हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ 15 ले लिया है, अगर 10 लिए होते तो शायद बात बन जाती, समझ रहे हो, सही तो किया है ना, किया तो सही है यार, है ना, तो अगर शायद 10 लेते ना, 10 लेते तो शायद बात बन जाती। तो आप 10 लेकर ट्राई कीजिएगा, या मैं ही करता हूँ, रुको मैं ही करता हूँ, अगर मैं 10 ले लेता हूँ एरिया निकालते वक्त, यानी वर्क डन हो जाएगा -1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इन 75 + 10, 75 + 10, है ना, 75 + 10, मैं ये लेता हूँ, 75 नहीं है यार, ये भी देखो उल्टा है थोड़ा सा, ये 50 है और ये 10, 50 + 10 करो ना, मैंने यहाँ 75 लिख दिया है क्या, नहीं ठीक तो है, 50 + 10 करते हैं, तो हो गया 50 + 10 इंटू 10⁻³ इंटू, ये तो 150 10⁻⁻6 ही होगा, साइन माइनस ही होगा, हाँ, ये 200 में से 50 घटा दिया, ठीक है, तो शायद अब आ जाए, तो आइए देखते हैं, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ इंटू 150 10⁻⁻6। अब देखो 1 3 2 5 1 कितना हो गया 5 0 इधर है, तो 10⁻⁻6 से कितना हुआ 10⁻⁻1, 15 3 जा कितना हुआ 75, तो 7.5 जूल,
7.5 जूल। तो हमारा डेल्टा यू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 7.5 जूल। इस पर भी नहीं आ रहा है बेटा, डेटा में गड़बड़ होगा, कुछ डेटा में गड़बड़ होगा। ये 4.5 दे रखे हैं, है ना, डेटा में गड़बड़ होगा, चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए भाई, है ना, हमेशा क्लास के एंड में मैं बोलता हूँ कि अगर आप नोट कर लिए, है ना, तो याद रहेगा, और प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया आज आपको समझ में आया होगा। घर पे जाइए, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो बात बन जाएगी। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।